कल्पना कीजिए कि आप एक युवा छात्र हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है जिसमें आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जिसे हम एक्स कहते हैं, ऐसी सोशल मीडिया ऐप्स चलाते हैं। बट आपकी गवर्नमेंट आपको ये बताए कि आप तो अब से ये ऐप यूज़ ही नहीं कर सकते। इन ऐप्स पर बैन लगाया गया है क्योंकि देश के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी है, उस हिसाब से ये ऐप्स वैलिड ही नहीं है। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? उभरते युद्ध की आवाज़ को दबाने की कोशिश अगर आपकी देश की गवर्नमेंट करे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हेलो एंड वेलकम टू देश एकेडमी। मैं आपकी मानसी मैम आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करने यहाँ आई हुई हूँ। हाल ही में नेपाल में ये देखा गया कि नेपाल की गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर बैन लगाए गए। तो क्या रीज़न है उन सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने का क्या रीज़न है? अगर ये सेम सिचुएशन अगर इंडिया में होती तो क्या होता? इंडिया में क्यों नहीं हुई ये सिचुएशन? सिर्फ नेपाल में ही क्यों हुई ये सिचुएशन? हम आज की वीडियो में देखेंगे। जब किसी देश में इस लेवल पे प्रोटेस्ट देखे जाते हैं तो उसका कोई सिंगल रीज़न नहीं होता है। मल्टीपल रीज़न्स होते हैं जो काफ़ी वक्त से चले आ रहे होते हैं। काफ़ी वक्त से जो है वो सिटीजन्स के मन में गुस्सा भरा हुआ होता है। वो एकदम से एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट आता है, उस ट्रिगर से जो है वो सारा गुस्सा जो है वो बाहर निकल आता है। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ है। एक मेन रीज़न जो है इस आउटबर्स्ट का, इस प्रोटेस्ट का, ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो बैन कर दी गई थी। सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो बैन कर दिए गए थे ताकि बड़े पैमाने पे जो है वो अपने ओपिनियंस लोग जो है वो आगे नहीं रख पाए, या फिर उभरती आवाज़ जो थी गवर्नमेंट के खिलाफ ये नहीं रख पाए सब लोग। इस वजह से जो है ये सोशल मीडिया ऐप का बैन देखा गया। आइए सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो बैन कब इम्पोज किया? थर्सडे को जो है वो बैन इम्पोज हो गया था। उसके बाद अगले दिन और बैन का रीज़न ये बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जो देश के रूल्स है, देश की जो रूल बुक है, उस हिसाब से ये ऐप्स इनवैलिड है। ये रीज़न बता के बैन जो है वो इम्पोज कर दिया गया। अगले दिन जेन ज़ी और यूथ एक्टिविज्म बहुत इंटेंसिफाई हो गया। गुस्सा देखने मिला यूथ में और प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। उसके अगले दिन क्या हुआ? मंडे क्या हुआ? मंडे तक जो है वो प्रोटेस्ट चलते रहे। प्रोटेस्ट जो है वो मंडे काठमांडू और दूसरी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गए थे। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिलिट्री और पुलिस के द्वारा टीयर गैस, वाटर कैनन्स, रबर बुलेट्स और लाइव फायरिंग तक करी गई, क्यों? ताकि प्रोटेस्टर्स जो है वो डर के पीछे हट जाए, प्रोटेस्ट जो है वो कम हो जाए। बट फिर भी प्रोटेस्ट कम नहीं हुए। इसका रीज़न, इसका ये देखने मिला, नतीजा क्या देखने मिला कि 19 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए, हज़ारों में लोग जो है वो घायल हो गए। उसके बाद उसी दिन गवर्नमेंट ने जो है वो बैन पीछे हटा लिया। अगर प्रोटेस्ट जो इतने इतने बड़े स्केल पे हो जाता है तो गवर्नमेंट प्रेशराइज फील करती है, गवर्नमेंट को बैन रिवोक करना ही पड़ेगा। ठीक है, बैन रिवोक कर लिया गया और होम मिनिस्टर जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नेपाल के। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा जी ने भी रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट पे। उसी दिन जो है वो पार्लियामेंट को जलाने की भी कोशिश करी गई। सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो डिमोलिश करने की कोशिश करी गई। काफ़ी जो कंट्री के काफ़ी जो आर्काइव्स वगैरह है वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी गई। पार्लियामेंट, जब इतनी बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पर सारे जो भी कच्चा चिटा होता है गवर्नमेंट का, सब कुछ रखा जाता है। ठीक है, जब से स्टेट फॉर्म हुआ तब से लेके आज के दिन तक हर एक चीज़ जो है वो इन रिटन पेपर में लिखी हुई होती है। वो सब कुछ डिमोलिश कर दिया गया, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बैन रिवोक कर दिया। ठीक है, वॉयलेंस एंड बैकलैश प्लेटफॉर्म्स ग्रेजुअली रिस्टोर्ड, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। आर्मी इन्वॉल्वमेंट जो है वो पब्लिक ऑर्डर्स में देखी गई। पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ, प्रधानमंत्री ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो बैडली डैमेज कर दिए गए। कंट्री ने पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो फेस किया। अब इंडिया के ऊपर इस सब कुछ का क्या असर पड़ा है वो हम आगे देखेंगे। कभी भी किसी भी कंट्री में अगर इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है, कोई भी तरह की इंस्टेबिलिटी हो,
तो वहाँ पर जो है वो बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बॉर्डर कंट्रीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो सहनी पड़ती है। किस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिया को अब सहनी पड़ रही है वो हम आगे देखेंगे। सिक्योरिटी रेफ्यूजी रिस्क जो है वो बढ़ गया है इंडिया का। क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट्स जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इंडिया को जो है एक डिप्लोमेटिक बैलेंस बना के जो है वो ये चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। किसी की साइड ना लेके जो है वो अपना ओपिनियन रखना होगा इंडिया को, तभी जो है वो ये रिज़ॉल्व होगा, वरना इंडिया को जो है वो आगे प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल स्पेस से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया है काठमांडू में, ठीक है, जो स्पेस क्रिएट कर रहा है। अब ज़रा आप सोचिए, जो नेपाल की कंडीशन है आज, वो किसी दिन इंडिया की अगर बन जाए तो किसी दिन इंडिया में भी इन ऐप्स को जो है वो बैन कर दिया गया, फिर किसी दिन उभरती हुई आवाज़ को ऐसे ही दबाने की कोशिश करी, फिर क्या होगा? कैसे इंडिया जो है इस पॉलिटिकल फेलियर या पॉलिटिकल फॉल आउट को जो है वो रिकवर कर पाएगा? ऑपोजिशंस के द्वारा क्या बोला जाएगा? क्या क्या कॉल होगा किसका? सोचने वाली बात है ना? अब हम आगे वे फॉरवर्ड देखेंगे। अगर इंडिया में भी ऐसी सेम सिचुएशन देखी जाए, अगर किसी दिन ऐसे ही सोशल मीडिया बैन जो है वो इंडिया में देखा गया, तो क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है, या नेपाल की गवर्नमेंट आज भी क्या सॉल्यूशंस ले सकती है, वो सब हम देखेंगे, पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले तो एक डायलॉग मीडिएशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो होना चाहिए, किसमें गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव ऑफिसर्स और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें, उन दोनों में कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, जिससे प्रोटेस्टर्स के मन में क्या है, प्रोटेस्टर्स की मांग क्या है, ये पता हो, ठीक है, उस हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो उन्हें सही सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, कोई भी रीज़न की वजह से प्रोटेस्ट हुए हैं, कोई भी रीज़न हो, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होना चाहिए। किस वजह से ये इरप्ट हुए इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है, किस वजह से ये प्रोटेस्ट इरप्ट हुए, वो सब कुछ का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या किया कि सडनली बैन डाल दिया सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। अगर वो ना करके वो ये भी तो कर सकते थे कि सोशल मीडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस हिसाब से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जिसमें वो नहीं सही बैठ पा रहे थे, उसको भी तो रिफॉर्म कर सकते थे। ऐसे रिफॉर्म करते जिससे गवर्नमेंट भी जो है वो सिक्योर रहती, और जो यूथ है या फिर जो जनरेशन है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐप्स यूज़ करने में। तो ये जो है वो कर सकते थे। अभी भी रेगुलेशंस जो है वो और रिफॉर्म हो सकते हैं। रेगुलेशंस इस तरीके से रिफॉर्म करो कि गवर्नमेंट को भी कभी आगे चल के कोई दिक्कत ना आए, या जो यूज़ कर रहे हैं उन प्लेटफॉर्म को, उनको भी कभी कोई दिक्कत ना आए। सिक्योरिटी रहे दोनों जगह पर, ठीक है। अगला क्या है, एड्रेस रूट कॉज। अब रूट कॉज क्या है उसका, उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद मुझे बताओ कि किसी दिन सडनली सडनली ये ऐसे हो जाता है कि जो यूथ है वो सड़कों पे आ गया, जो देश का यूथ है उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग जला दी। इतना मतलब इतने बड़े जो है वो लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इतना डिमोलिशन हो रहा है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स का, गवर्नमेंट के जो आर्काइव्स है, पुराने पेपर्स हैं, वो सब कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब गवर्नमेंट के पुराने कोई लॉग्स नहीं है, ऐसा कैसे एकदम से एक दिन उठ के ये सब कुछ इतना क्यों? उसका एक सिंपल रीज़न नहीं है, उसके काफ़ी रीज़न्स जो है वो चलते आ रहे हैं। उन रीज़न्स की वजह से गुस्सा इतना भरा हुआ था कि वोल्केनो जैसे इरप्ट होता है वैसे ये सब कुछ इरप्ट हो गया। पर ये सेम पैटर्न जो है ना वो और भी देशों में देखा गया है। बांग्लादेश में भी यही सेम पैटर्न देखा गया था, श्रीलंका में भी जो है वो ये सेम पैटर्न देखा गया था। हाल ही में इंडोनेशिया में भी यही सेम पैटर्न देखा गया था कि जो गवर्नमेंट के आर्काइव्स होते हैं ना वो ऐसे प्रोटेस्ट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कि पीछे का कोई लॉग ही नहीं है। अगर फॉल्ट में भी है गवर्नमेंट तो हम उनको बता ही नहीं सकते। वो गवर्नमेंट जो है वो बहुत आसानी से ये बोल देगी कि लॉग्स तो सब तुमने ही खराब कर दिया, अब हम क्या करें। ऐसे जो है ये मतलब ये जो है गवर्नमेंट की साजिश भी कह सकते हैं इसको, या प्रोटेस्टर्स का गुस्सा भी कह सकते हैं इसको, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई चीज़ इतनी सडन नहीं होती है, उसके पीछे काफ़ी रीजंस चल के आ रहे होते हैं, काफ़ी पर्सपेक्टिव हमें एनालिसिस करने के बाद हम जो है वो एक डिसीजन पे, एक ओपिनियन पे जो है हमें रुकना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सिविल एजुकेशन और यूथ एंगेजमेंट भी जो है वो बढ़ानी चाहिए। ठीक है, ये वे फॉरवर्ड हो गया। अब आगे ये क्वेश्चन जो है वो ये टॉपिक से इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो देखे गए नेपाल में, तो इससे क्वेश्चंस भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम आगे देखते हैं। टू इमीडिएट द इमीडिएट स्टेटेड रीजन फॉर नेपाल सितंबर 2025 सोशल मीडिया बैन वाज। आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि क्या रीज़न रहा है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी में ही पूछा जाए या पीसीएस में ही पूछा जाए। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर रिपोर्टेड सेट ऑन फायर बाय प्रोटेस्टर्स इन काठमांडू ड्यूरिंग सितंबर 2025 अनरेस्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गवर्नमेंट की बिल्डिंग जो है वो फायर जिसको जलाने की कोशिश करी गई थी, जो जला दी गई थी सितंबर 2025 के अनरेस्ट में। आगे बढ़ते हैं। मेंस में भी जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक केस स्टडी आ सकती है या आपका ओपिनियन पूछा जा सकता है, इसका रीज़न बताओ। अगर सेम कंपैरिजन भी जो है वो पूछा जा सकता है कि अगर सेम इंडिया में भी देखा गया, ठीक है, या फिर ऐसा ही कुछ जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में देखा गया कि कोई रीज़न के वजह से जो है सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई रीज़न हो, उसी की वजह से प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट हो गए, तो आप क्या करोगे इसके ऊपर, ऐसी केस स्टडी पूछी जा सकती है। डिस्कस द कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द सितंबर 2025 नेपाल अनरेस्ट। ठीक है, ये मेन में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि कि सितंबर 2025 में क्या हुआ था, क्यों प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट हुए थे और क्या कॉजेस थे उसके, क्या इम्प्लीकेशंस थे उसके इंडिया के ऊपर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ये पूछा जा सकता है। तो आप इसका आंसर जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने यहाँ पे अप्रोच भी दिया हुआ है आपको कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हो इस आंसर को। ठीक है, इस सब कुछ की प्रैक्टिस आप करते रहिए क्योंकि मेंस की क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।